ये सारी की सारा का जो मिक्सचर है वो इसके अंदर पाया जाता है। मिड 1950s में ये एक प्रॉपरली तरीके से बाहर आया था कि कंटेस्टिंग साइंसेस होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो इंटरडिसिप्लिनरी जो थिंकर्स थे उन्होंने एक आइडिया पेश किया था अपना, और उन्होंने एक कॉग्निटिव साइंसेस को एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद जब डिजिटल कंप्यूटर का ज़माना आया, तो डिजिटल कंप्यूटर का जब ज़माना आया था तब प्रॉपरली कहा गया कि कॉग्निटिव साइंसेस एक प्रॉपरली सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है, एक अपना एक इसके अंदर पाया जाता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मानी जाती हैं। आगे जाते हैं इंट्रोडक्शन क्या है कॉग्निटिव साइंसेस का, कॉग्निटिव साइंसेस होता क्या क्या है। कॉग्निटिव साइंसेस इज़ द इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि मोस्ट एक या दो, एक से ज़्यादा जो उनसे हैं नॉलेज के जो ब्रांचेस हैं उनका मिक्सचर है। साइंटिफिक स्टडी, एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी, माइंड्स की। एंड इस प्रोसेस विद इनपुट, कहाँ किस किस चीज़ की इनपुट होगी, किस किस सब्जेक्ट्स की इनपुट होगी। एक तो लिंग्विस्टिक की होगी, साइकोलॉजी की होगी, न्यूरो साइंस की होगी, फिलोसफी की होगी, कंप्यूटर साइंसेस की होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी, एंथ्रोपोलॉजी की होगी। ये थोड़ा सा डिस्कशन इसके अंदर भी लिखा हुआ है, मैं इसके सारे डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगी। यानी कि ये कह सकते हैं कि कॉग्निटिव साइंसेस जो सी है वो डिफरेंट डिसिप्लिन्स जो सी है वो अपने अंदर रखता है। बिकॉज कॉग्निटिव साइंसेस किससे रिलेटेड कर रहा है, तो हमारे माइंड से रिलेटेड कर रहा है। तो हमारे माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तभी तो ये चीज़ें बाहर आई हैं। तो इसी चीज़ का जो मिक्सचर होगा वो हम लोग क्या कहलाएंगे, कॉग्निटिव साइंसेस कहलाता है। उसके बाद कॉग्निटिव साइंसेस के अलावा हम लोग कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो है सेरिब्रल है, मेंटल है। सेरिब्रल एक पार्ट ऑफ ब्रेन है, साइकोलॉजिकल है, इंटेलेक्चुअल है, पर्सपेक्टिव है, रैशनल है, थिंकिंग है, इंटेलेक्टिव, रीजनिंग, फ्रैनिक, माइंडली, कंसेप्चुअल, साइकिकल, इमोशनल, एनालिटिकल, लॉजिकल, इंटरनल, थ्योरेटिकल, रेशनेटिव, साइकिक, लर्निंग, साइकोलॉजिकल, इंटीरियर, inner, brainy, intrapersonal, thought, brain, intelligent, reasonable, innermost, subjective, discriminating, knowing, reflective, academic, scholastic, educational, academical, spiritual, psychiatric, psychosomatic, psychical, intuitive, abstract, scholarly एंड साइकोजेनिक। यानी कि ये एक हम लोग माइंड साइंसेस के अंदर, यानी कि माइंड को हम लोग किस किस वर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं, ये उनमें से मोस्टली आपके सामने मैंने कर दिया। इसके अलावा भी हैं लेकिन मोस्टली इनके अंदर ही पाया जाता है कि अगर कोई कोई वर्ड के साथ आपसे कोई बात करता है तो वो इनडायरेक्टली किस बारे में बात कर रहा होगा, वो कॉग्निटिव साइंसेस के बारे में बात कर रहा होगा। कॉग्निटिव स्किल्स क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन थोड़ी सी मैं पढ़ा देती हूँ। कॉग्निटिव स्किल्स आर द कोर स्किल्स योर ब्रेन यूजेस टू थिंक, रीड, लर्न, रिमेंबर, रीज़न एंड पे अटेंशन। एक ब्रेन का ऐसा स्किल जो जिसमें वो एक सोचता है, पढ़ता है, सीखता है, याद करता है, कोई रीज़न ढूंढता है, कोई सोल्यूशन ढूंढता है, कोई अटेंशन देने की कोशिश कर रहा होता है। इस चीज़ को हम लोग किस में आएंगे, कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर आएंगे। इन सब का जो इकट्ठा काम करना, ठीक है, ये हम लोग डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि अगर हाउसवाइफ की बात कर रहे होते हैं तो कोई काम कर रहा हो तो वो एक टाइम पे एक खाना भी पका रही होगी, या फिर उसने अगर बर्तन धोने हैं तो वो भी बर्तन भी साथ धो रही होगी, फिर उसके साथ साथ वो अपने अगर कपड़े भी धोने चाह रही हैं तो वो कपड़े भी धोने, सफाई कर रही है तो वो भी, यानी कि ये भी एक कॉग्निटिव स्किल्स का ही एक पार्ट आ जाता है। ठीक है, हम लोग स्कूल्स के अंदर हम लोग रीडिंग भी कर रहे होते हैं, राइटिंग भी कर रहे हैं, एट द स्पॉट सीख भी रहे होते हैं, हम लोग सोल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं कि हम लोग माइंड को चला रहे होते हैं। यानी कि इन शॉर्ट हर लाइफ के कुछ ना कुछ पार्ट के अंदर हम लोग कॉग्निटिव स्किल्स के बारे में कर रहे होते हैं, अपने अप्लाई कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। कितने टाइप की हैं, 7 टाइप्स की कॉग्निटिव स्किल्स हैं। मेमोरी है जिसे हम लोग लॉन्ग टर्म भी कहते हैं, दूसरी मेमोरी है जिसमें हम लोग वर्किंग के तौर पे काम करते हैं, लॉजिक है, रीजनिंग है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, ऑडिटरी मीन्स कि हमारी हेयरिंग के साथ इसका कनेक्टेड है, विजुअल है, प्रोसेसिंग है यानी कि देखने के साथ कोई है, और प्रोसेसिंग स्पीड के हम लोगों की स्पीड क्या है काम करने की, हम लोग अटेंशन है कि हम लोग कितना एक एट द स्पॉट हम लोग कितनी अटेंशन दे सकते हैं। पहले हम लोग आते हैं मेमोरी के अंदर, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। दिस मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ भी देती हूँ साथ साथ। दिस टाइप ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स इनेबल्स यू टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द पास्ट।
हम लोग अपने पास्ट को लेकर मोस्टली हम लोग अपना फ्यूचर बढ़ा रहे होते हैं या अपने प्रेजेंट को देख रहे होते हैं, हम लोग उसको क्या कहते हैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे स्किल जिसमें हम लोग पास्ट को देखकर हम अपने अगली एजेंसी है वो इंफॉर्मेशन लेकर और उसको रिकॉल कर कर हम लोग अपना कोई फ्यूचर का काम करें। और मेमोरी लॉन्ग टर्म में हम लोग क्या क्या कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं जो इसको वीक कर सकता है। अगर ये वीक हो, ठीक है, अगर ये वीक हो तो कौन कौन से प्रॉब्लम हम लोग फेस करेंगे। एक तो फॉरगेटिंग नेम्स, हम लोग अपना नाम भूल जाएंगे। पास्ट में था ना, हम लोग शुरू से ही तैयार है कि हमारा नाम क्या है तो हम लोग नाम भूल सकते हैं। हम लोग कोई ऐसा काम है जो हम लोग करना चाह रहे हैं हम लोग वो भूल जाएंगे। अगर हम लोग फिर टेस्ट भी याद करने में, मेरे स्टूडेंट्स के अंदर ये होता है कि हम लोग अगर कोई टेस्ट देना चाह रहे हैं तो वो प्रॉपर्ली हम लोग याद किया भी होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम वी फॉरगेट, हम लोग भूल जाते होते हैं। दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो है मेमोरी स्लैश वर्किंग। जो वर्किंग के अंदर हम लोगों की जो मेमोरी काम कर रही होती है वो उसके बारे में। दिस टाइप ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स इनेबल्स यूज टू हैंग ऑन टू इन्फॉर्मेशन वाइल इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इट। जब हम लोग कोई काम कर रहे होंगे, ठीक है, और काम करते करते कोई अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, कोई हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है या सुनने, आइदर हम लोग ऑडिटरी हो, आइदर हमारा विजुअल हो, देखने के साथ हो, किसी भी तरह की जो अगर हम लोग इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं उसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं, ऐसे हम लोग को स्किल को क्या कहते हैं, मेमोरी वर्किंग स्किल्स, ठीक है। अगर ये वीक हो जाए तो हम लोगों को क्या फेस करना पड़ेगा। मल्टी स्टेप डायरेक्शंस, हम लोगों ने अगर एक डायरेक्शन के साथ काम कर रहे हैं तो एक डायरेक्शन है ना तो उसके स्टेप्स होते हैं। अब उस स्टेप्स को हम लोग जो उनसे ना वो फिल आउट करने के लिए, उसको पास आउट करने के लिए हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करेगी। हम लोग कन्वर्सेशन में अगर बात कर रही हूँ तो मेरे बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी, मैं भूल सकती हूँ, मैं समझ नहीं आ रही होगी कि मुझे कहाँ पर क्या बात करनी है। फिर डायरेक्शन जो सी है, कोई भी अगर प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट के उसके ऊपर काम कर रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करें मैं भी आपके साथ मैं कर भी रही हूँ, इंटरेक्ट कर भी रही हूँ, तो हो सकता है मैं दरम्यान में भूल जाऊँ, तो ये मेरा किस में आएगा, मेमोरी वर्किंग स्किल की वो वीकनेस आ जाएगी कि मेरे जो कॉग्निटिव साइंसेस, जो मेरी स्किल्स हैं, कॉग्निटिव स्किल्स वो मेरी कम है, ठीक है। आगे आ जाते हैं लॉजिक और रीजनिंग। लॉजिक और रीजनिंग से वाह से सामने आ रहा है कि अगर हम लोग कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको फेस करने के लिए कोई लॉजिक ढूंढते हैं। ये प्रॉब्लम आई कैसे, हम लोग इसकी लॉजिक देखेंगे, फिर इसकी रीजनिंग देखेंगे किस वजह से आई है, और फिर इसका सोल्यूशन करने के लिए। दिस टाइप ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स इनेबल्स यूज टू रीजन, फॉर्म आइडियाज़ एंड सॉल्व प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं लॉजिक एंड रीजनिंग के अंदर। अगर ये वीक हो जाए तो हम लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने की होगी। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स मेनली एजेंसी है वो, क्योंकि हम लोगों को सोल्यूशन ढूंढना होता है, इसके अंदर रीजनिंग ढूंढनी होती है, हम लोगों को फार्मूलाज पुट करने होता है, हम लोगों को देखना होता है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर जा रही है, वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर। हम लोग वहाँ पर स्टक हो जाएंगे और हम लोग उसके वो हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद एक और चीज़ जो सी हम लोग इसके अंदर कहते हैं कि मैं आगे क्या करूँ, व्हाट आई डू नेक्स्ट, आई डोंट गेट दिस, मुझे ये समझ भी नहीं आ रही, मैं आगे क्या करूँ, मैं इसका क्या करूँ। और कुछ ऐसे पेशेंट भी मैंने देखे हैं वो जैसे कह रहे होते हैं अब मुझे पता है मैं यहाँ से क्या करूँ, वो हड़बड़ा जाते हैं, वो समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने कैसे बात करनी है, किस तरह बात करनी है, क्या करना है आगे, वो इतनी टेंशन में आ जाते हैं। तो ये इनका क्या है, वीकनेस है कॉग्निटिव स्किल्स की। उसके बाद आ जाता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग। ऑडिटरी प्रोसेसिंग आई टोल्ड यू अर्लियर के वो हमारे किससे, हमारे हियरिंग से होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कॉग्निटिव स्किल इनेबल्स यू एनालाइज, ब्लेंड एंड सेगमेंट साउंड्स, कि जो हम लोग को साउंड्स ले रहे होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आप खड़े हैं सड़क के दरमियान में, जीटी रोड की कह लें, जीटी रोड पे अगर आप खड़े हैं तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर गाड़ियों का भी जा रहा है, पीछे नीचे से बर्ड्स की भी आपकी आवाज़ भी सुनाई देगी, पीछे से अगर बंदों के बात करने की भी आवाज़ सुनाई देगी। तो ऐसी स्किल जो इन चीज़ों को ब्लेंड ना कर जाए, ठीक है, आपको समझ आ रही है कि ये वाली आवाज़ किसकी है, ये आवाज़ किसकी है, ये किसकी है, ये सारी की सारी किस में आ जाएगी। ऐसी स्किल को हम लोग क्या कहेंगे, ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल आ जाएगी। अगर ये वीक हो जाए तो प्रॉब्लम हम लोग कौन सी फेस करेंगे, हम लोग समझ नहीं आएगी कि रीड कैसे करना है,
ठीक है, जब हम लोग सुन ही नहीं पा रहे, तो हम लोग रीड कैसे कर पाएंगे, हम लोग लर्न कैसे पढ़ पाएंगे। एक कोई भी अगर काम करना चाह रहे हैं तो हम लोग प्रॉपरली रीड नहीं कर सकेंगे, हम उसके ऊपर लिख नहीं सकेंगे। ये सारी चीज़ें अगर ये वीक हो जाती है तो हम लोग इसे सफ़र करना पड़ता है। फिर आ जाते हैं विजुअल प्रोसेसिंग। विजुअल प्रोसेसिंग हम लोग एक इमेजिनेशन के तौर पे भी आता है। विजुअल होता है ना इमेज, ठीक है, तो इमेज की तरफ दिस टाइप ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स इनेबल यू टू थिंक इन विजुअल इमेजेस, कि आप अगर इमेजिनेशन कैसे करते हैं, आप कोई भी अगर चीज़ देख रहे हो तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हो, किस तरह विजुअलाइज कर रहे हो, किस तरह इमेजिनेशन कर रहे हो, तो वो भी हमारी कॉग्निटिव स्किल का एक टाइप है। अगर ये वीक हो जाए तो हम लोगों को क्या फेस करना पड़ेगा, डिफ़िकल्टीज अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हैव जस्ट रीड, कि आपने अभी क्या पढ़ा है तो आपको वो समझ नहीं आएगी। रिमेंबरिंग व्हाट यू हैव रेड, कि आपने क्या आगे से पढ़ा है, पहले क्या पढ़ा था, आपको समझ ही नहीं आ रही होगी। डायरेक्शंस का आपको समझ नहीं आ रही क्योंकि मैंने किसको फॉलो करना है। आपको मैप अगर सामने रख दिया जाएगा तो आपको मैप की समझ नहीं आएगी कि इस मैप को मैंने कैसे पढ़ना है। आइदर उसको हिंट भी साइड पे दिया हुआ होगा लेकिन उसको आइडिया नहीं हो पा रहा होगा और विजुअलाइज नहीं कर सका कि इस इधर से लेकर वहाँ तक एक सड़क कितने की है, इधर से अगर यहाँ तक वाटरफॉल कहाँ से है, माउंटेन्स कहाँ पर, रेंजेस कहाँ पर हैं। और आपको मेनली जो चीज़ आती है वो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी इशू आता है। आगे आ जाते हैं सिक्स्थ पे, प्रोसेसिंग स्पीड। दिस टाइप ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स इनेबल्स यू टू परफॉर्म टास्क क्विकली एंड एक्यूरेटली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े फुर्तीले से होते हैं, चुस्त होते हैं, वो अगर कोई भी अगर आपको काम करना है, कोई टास्क देना है तो उसको जल्दी से कर लेते हैं और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर देते हैं। ये उनकी बहुत अच्छी एक क्वालिटी मानी जाती है, एक कॉग्निटिव स्किल का ही एक पार्ट है। और अगर ये वीक हो जाए तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मोस्ट टास्क आर मोस्ट डिफ़िकल्ट, ठीक है, बहुत सारे टास्क जिनसे वो डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है, उनके लिए हर टास्क जिनसे होंगे वो फिर मुश्किल लगना शुरू हो जाएंगे। टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट टास्क फॉर स्कूल और वर्क। कोई भी अगर आपको काम दिया जाएगा, जॉब पे है तो जॉब पे अगर कोई काम दिया जाएगा वो आपको प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। स्कूल का अगर कोई टास्क दिया गया है तो आपसे वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाएगा। अगर आपको ये वीक है, ये वाली स्किल अगर वीक है तो कोई भी अगर आपने काम करना है ना उसको आप फिनिश नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि एक काम अगर हम लोग फ़र्ज़ करते हैं कि कोई थीसिस बना रहा था तो थीसिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो देखने पड़ते हैं। आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है कि रिसर्च करके हमारे पास क्या आया हुआ था, यहाँ से कितनी आई थी अमाउंट, यानी कि उसको हम लोग रेशो बनाना, तो वो सारे के सारा मिक्सअप हो जाता है, वो उसके ऊपर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं पा रहा होता। आगे आ जाते हैं 7 अटेंशन। कि वो कहते हैं ना पे अटेंशन, तो वो अटेंशन जो सी है वो डाइवर्ट होने शुरू हो जाती है अगर ये वाली वीक हो तो। इसमें अटेंशन के अंदर भी 3 टाइप्स हैं अटेंशन की। एक सस्टेन्ड अटेंशन है, एक सिलेक्टिव अटेंशन है और एक डिवाइडेड अटेंशन है। सस्टेन्ड अटेंशन क्या है, इनेबल्स टू स्टे फोकस्ड एंड ऑन टास्क फॉर अ सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक कुछ टाइम के लिए, ठीक है, आप एक टास्क के ऊपर प्रॉपरली अटेंशन दे पाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं सस्टेन अटेंशन। और प्रॉपरली अच्छे तरीके से एक्यूरेटली जो है वो आप क्वालिटी टाइम जिसे कह सकते हो आप, कि वो सस्टेन अटेंशन में आप दे सकते हो। सिलेक्टिव अटेंशन में इनेबल्स टू स्टे फोकस्ड एंड ऑन वर्क डिस्पाइट डिस्ट्रैक्शन, जब तक कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आती तब तक आप उसे काम को अटेंशन दे रहे होगे, आप उसके ऊपर वर्क कर रहे होगे। यानी कि जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आएगी तो फिर वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रैक्शन के बगैर। लेकिन सस्टेन्ड में क्या होगा, आप बेशक डिस्ट्रैक्शन भी आ रही होगी लेकिन उस टाइम के अंदर वो अपना काम फोकस्डली कर रहा होगा। डिवाइडेड अटेंशन में क्या होगा, इनेबल्स यू टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन वाइल डूइंग 2 थिंग्स एट वंस, ठीक है, एक वक्त में 2 काम करना, वो किस में आएगा, और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेना, वो किस में आ जाएगा, डिवाइडेड अटेंशन में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वीक हो जाती है तो हम लोग कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, लॉट्स ऑफ अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स, कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट देंगे तो वो आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर, अटेंशन ही नहीं दे पा रहे, कोई ना कोई तो डिस्ट्रैक्शंस आती ही हैं डेफिनेटली। जब जहाँ पर आप काम करोगे यहाँ से भी कोई काम आ रहा होगा, फर्दर यहाँ से भी कोई काम आ रहा हो, आपको डिस्ट्रैक्शन होंगी और आप प्रॉपरली वर्क नहीं करते हो, प्रोजेक्ट वहाँ का वहाँ रह जाता है। एक टास्क है तो दूसरे टास्क पर जाते हैं, फिर तीसरी में, इस तरह हम लोग चलते और लेकिन समझ नहीं पा रहे होते कि किस टास्क को हम लोग पहले करें, कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो भी नहीं आप इसके ऊपर फोकस कर पाते। मल्टीटास्किंग जिनसी हमारी जिसे कह सकते हैं कि आप
एक क्वालिटी है और वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते और मिस्टेक्स पे मिस्टेक करते चले जाएंगे हम, ठीक है। और आगे आ जाते हैं कि हम लोग इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। जो मेनली हमारा जो इसके अंदर है कॉग्निटिव स्किल्स को हम लोग इम्प्रूव किस किस पॉइंट्स के साथ, और ये 22 एक्सरसाइजेज हैं मेनली, ठीक है। और ये आम सी एक्सरसाइजेज हैं, डेली रूटीन में हम लोग कर सकते हैं। डेली अगर आप 1.5 आवर अगर आप दे दें या 2 आवर्स एटलीस्ट दे दें तो आप काफ़ी हद तक कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कॉन्स्टेंटली फोकसली अटेंशन के साथ थोड़ा बहुत करना पड़ता है। शुरू में आपको थोड़ा सा तकलीफ़ होगी, यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन 5 to 7 डेज़ आप को थोड़ा सा वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे, आपको खुद इम्प्रूवमेंट नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। पहली जो चीज़ है वो है हमारे पास मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जो आपको आप ही के साथ मिलवाती है, जो आपको आपके इंटरनल के साथ मिलवाती है। ये मेडिटेशन का एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप एक उस वक़्त कुछ ऐसे आपको रिलैक्सिंग सॉन्ग्स दिए जाते हैं, म्यूज़िक सुनाए जाते हैं, कुछ ऐसे आपके साथ वो एक आपके माइंड के साथ खेलते हैं, ठीक है। और आपको वो सारी एक्टिविटीज़ को छोड़कर आपको इंटरनली सुकून देता है, इंटरनली रिलैक्स करता है, आपको अवेयर करता है कि आप हो कौन। तो ये मेडिटेशन की एक कि आप वो इस चीज़ के ऊपर आएँ। दूसरी चीज़ आती है विजुअलाइजिंग मोर, कि अगर आपको कोई भी इमेज दी जाती है, इमेजिनेशन किसे कह सकते हैं, कि अगर यहाँ पर करूँ कि आपके साथ एक थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेता है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ कि आप सब अपनी आंखें अगर आइज़ क्लोज़ करें और इसमें मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि वहाँ पर एक ग्रीनरी है, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और जो आसमान है वो आपका थोड़ा सा ग्रेइश कलर का हुआ है, रेनी साइड से थोड़ा सा रेनबो भी साथ थोड़ी सी दिख रही है, और उसके साथ आप माउंटेन्स के पास हैं। तो ये एक अगर आप विजुअल कर पा रहे हैं तो इट्स मीन कि यू हैव द कॉग्निटिव स्किल्स एंड वेरी गुड कॉग्निटिव स्किल्स, ठीक है। तो आप विजुअलाइज करें, आप ये वाली एक्सरसाइज रोज़ की रोज़ करें कि आप खुद तो नहीं है कि अगर कोई और करना चाहे तो वो कर सके। स्टार्ट में तो ऐसा ही होता है, फिर उसके बाद आप खुद भी अपनी खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप आंखें बंद करें, एक रिलैक्सिंग जगह पे हो जहाँ पर कोई शोर ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, वहाँ पर आप विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दें। प्लेइंग गेम, सोशली आप हों, कि आप गेम्स हों बच्चों के साथ, अगर बड़े हैं तो बच्चों के साथ करें, जो बच्चे हैं वो बच्चों के साथ अपने ही एज के उनके साथ गेम्स खेलना स्टार्ट करें आप, यानी कि एक फ़िज़िकली गेम स्टार्ट करें। एक होते हैं ना विजुअलाइज, वो भी होती हैं हमारे पास, वीडियो गेम्स भी होती हैं, वो भी इसका पार्ट है, वो भी कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर आ जाते हैं। लेकिन एक आपके ब्रेन के लिए बहुत बेनिफिट होता है गेम्स। कुछ गेम्स होते हैं, कुछ तो वो होते हैं कि आपके ब्रेन इंटेंसिव होती हैं, वो वाली नहीं, जो इंफॉर्मेटिव होते हैं, जिसमें आपको डिक्शनरी रिक्वायर्ड होती है, आपको वोकेबलरी आपको इंक्रीज़ करती है, ऐसी गेम्स को खेलना स्टार्ट करें। फिर उसके बाद मेमोरी कार्ड्स, कि हम लोग एक टाइम था कि हम लोग को खेलते होते थे कि डिफरेंट कार्ड्स होते थे, एक पेयर होता था और उसको स्क्रैम्बल कर देते थे, और उसके बाद देखते थे कि एक उठाते हैं, दूसरा उठाते हैं, तीसरा उठाते हैं, तो तीनों डिफरेंट है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अब इसका पेयर कहाँ पर मौजूद है। तो वो आपको शायद इसके अंदर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि वो मेमोरी कार्ड के इस तरह के गेम खेला करें, कि आपको पता चलता है कि आपका माइंड को ये इमेजिनेशन रहता है कि भाई फलानी जगह पे ये वाला कार्ड था, तो जो अभी मुझे नज़र आया तो इसका पेयर वहाँ पर मौजूद होगा, वो फिर हम लोग पिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद प्रैक्टिसिंग क्रॉसवर्ड पजल्स, ये एक बहुत 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 अच्छी है। ये आपके न्यूरोलॉजिकली आपके नर्व्स जो उनसे हैं, आपके न्यूरॉन्स को एक्टिव करती है, आपके ब्रेन को बहुत एक्टिव करती होती है कि आप क्रॉसवर्ड्स करें। और अगर नहीं आ रहा होता तो आप सर्च कर सकते हैं, आप डिक्शनरी ओपन कर सकते हैं, आप उसके ऊपर देखें कि इसके साथ कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। फिर उसके बाद कंप्लीटिंग जिक्सॉ पजल्स, ये भी मेरी फेवरेट गेम्स में से एक है कि जिक्सॉ पजल्स को हम लोग खेलते हैं। कि वो क्यों, आपके एक जो अगर आपका पीस है, वो एक पीस आपको हर डायरेक्शन में हम लोग लेकर जा रहे होते हैं, उसको रोटेट कर रहे होते हैं कि ये अब इस तरह किया तो ये इस तरह दिखेगा, इसके साथ लगाऊंगे ये इसके साथ चल जाएगा कि नहीं चलेगा। यानी कि ये प्रैक्टिस होती है ब्रेन की, विजुअलाइजिंग में प्रैक्टिस होती है, आपके स्किल्स को इम्प्रूव करती है, आपको अटेंशन देती है, आपको फोकस करना सिखाती है ये। और मेमोरी भी बीच में आ जाती है कि ये वाला फलाना मैंने उस वक्त ये उठाया था तो ये इसके साथ मैच हो रहा है अब, ठीक है। तो ये सारी की सारी इम्प्रूव कर रही होती है। प्लेइंग सुडोको क्या एक ऐसी गेम है जिसमें आपको रो और कॉलम में
कि देखना होता है कि कोई भी वर्ड रिपीट ना हो, कोई भी नंबर रिपीट ना हो 9 तक, ठीक है। तो ये भी चीज़ एक होती है और यही चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और ये भी इसकी प्रैक्टिसेस में ही आता है कि सो दैट कि आपको ये भी आता है कि आपकी मेमोरी के साथ खेलता है, आपके अटेंशन के साथ खेलता है, आपके फोकस के साथ खेलता है वो। प्लेइंग चेस, चेस भी कहा माना जाता है कि अच्छी खासी गेम है जिसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है कि फ़लानी जो सी है एक पीस है, अगर क्वीन है, किंग है, या जो भी हॉर्स है, या जिस तरह भी कह सकते हैं कि जो जो चीज़ें हैं वो क्या कहाँ पर उनकी डायरेक्शन है, किस तरह की ये डायरेक्शन जाते हैं, किस तरह की मूवमेंट ये कर सकते हैं, आइदर इस पॉइंट पे मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये सारी के सारी इसी के पार्ट का हिस्सा है। जब हम लोग इसके ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं तो अपने कॉग्निटिव स्किल्स को भी बढ़ा देते हैं। प्लेइंग चेकर्स, चेकर्स भी इसी तरह की ही गेम है कि आपको वो एक उठा के देखनी पड़ती है कि कहाँ पर हम लोग को क्रॉसिंग हो रही हो। तो जब क्रॉसिंग हो रही है तो आप वहाँ पर क्रॉसिंग करके आप उसका जीत सकते हैं। ये भी इसी तरह चेस की ही तरह की थोड़ी सी गेम है, लेकिन थोड़ा सा चेस में तो ये आ जाता है ना कि उसकी डायरेक्शन क्या क्या है। इसमें से तो ये होता है कि जिस तरह हम लोग टिक टैक टो खेलते हैं, तो टिक टैक टो के अंदर भी हम लोग डायरेक्शन में जाते हैं, इनके भी हम लोग चेकर्स के अंदर भी देखते हैं कि एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। और ये इसको रेगुलरली, इन गेम्स को रेगुलरली खेलना, देखिए इसके अंदर कोई भी काम नहीं है कि हम लोग कहेंगे ये भी तो खेलने ही की बात हो रही है, कि ये नहीं कि कोई प्रैक्टिस करने के कहीं जाकर काम करना है या कुछ पढ़ना है या कुछ सीखना है, कोई ऐसा नहीं है। गेम्स खेलें ज़्यादा से, लेकिन ये है कि फोकस्डली खेलें। ये नहीं है कि माइंड में पता नहीं क्या क्या चल रहा हो तो आप वो खेलना शुरू करें, वो नहीं। आपने इसका गेम के साथ खेलना है तो गेम के साथ इंसाफ करके खेलें। आगे आ जाता है प्लेइंग वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स के बारे में बात कर रही थी आपसे कि वीडियो गेम्स कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जो आप उनके साथ खेलें कि आप अपने माइंड को देख रहे हो, तो आप विजुअल तो सामने कर रहे हैं लेकिन आपके जो वो जो से हैं थंब है, आपके जो हैंड्स है वो वर्क कर रहे हैं। तो ये भी एक कनेक्टेड होता है आपका ब्रेन का मसल के साथ। तो इंटरकनेक्शन जो उनसे होगी तो वो भी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितने ज़्यादा खेलेंगे, आप उतने ज़्यादा इसको इम्प्रूव कर सकेंगे। उसके बाद सोशलाइजिंग, बंदों से मिलें, हर किसी से मिलने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा हो सकता है मेनली वो मिलें। तो आपको समझ आ जाएगी कि ऐसे बंदे के साथ हम लोगों ने बात कैसे करनी है, ऐसे के साथ कैसे करनी है। यानी कि हर एक का डिफरेंट डिफरेंट नेचर होती है, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर होता है। हम लोग एक्सपीरियंस गेन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उनके साथ गेम्स खेलें, उनके साथ बातें करें, उनके साथ पार्टिसिपेट करें। तो सोशलाइजिंग होने में भी आपके कॉग्निटिव स्किल्स का बहुत ज़्यादा, और कुछ भी थोड़ा सा अरसा जो से अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आप नुकसान उठाना शुरू करें, आप अपने आप को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वापस लाने के लिए फिर आपको सोशलाइज होना पड़ता है और फिर उस वक्त थोड़ी सी हेजिटेशन ज़रूर होती है। तो यानी कि सोशलाइज हो लेकिन इतना ज़्यादा भी ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। तो एक्सेस जो सी है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करनी। आगे आ जाता है हमारे पास 12th पॉइंट आ जाता है लर्निंग न्यू स्किल्स। नई नई स्किल्स जो सी हैं वो दरियाफ्त करें। अगर आप फ़र्ज़ करें कि हॉबीज़ जो सी हैं आपकी, कोई पेंटिंग है तो आप पेंटिंग के अलावा आप दूसरी म्यूज़िक की तरफ भी जाएं। बेशक आप कोई स्किल अगर डिमांडिंग स्किल्स हैं यानी कि आप कैलीग्राफी की तरफ चले जाएं या आप फ़ोटोग्राफी की तरफ चले जाएं या कोई भी ऐसी जो सी है छोटी मोटी जो सी हैं आप स्किल्स को वो इम्प्रूव करना शुरू करें। अब जैसे कि कुछ अर्से पहले तो हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि ऑनलाइन क्लासेस होना भी होती हैं कि नहीं होती, ठीक है, कुछ सालों पहले की बात होती। लेकिन कोविड के बाद तकरीबन सब कुछ ऑनलाइन हो गया और ऐसे ऐसे लोग जिनको कंप्यूटर का पता नहीं था और अब वो कंप्यूटर सीख रहे हैं। यानी कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, नई नई स्किल्स को सीखना चाहिए। ये भी आपकी ही कॉग्निटिव स्किल्स की एक आपको इम्प्रूव करता है उनको। उसके बाद पर्सनल वोकेबलरी, आप वोकेबलरी अपनी से ज़्यादा इसको सीखने की कोशिश करें कि ब्रेन फिर एक्सरसाइज करता है इस चीज़ के ऊपर कि अगर एक वर्ड है, कोई भी का वर्ड ले लें, अगर कोई उर्दू का कोई वर्ड ले लें कि सॉरी आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, एक पर्सन ले सकते हैं, एक इंसान की मैं बात करती हूँ। अब इंसान के कई कई वर्ड्स हैं, वोकेबलरी कई यूज़ हो रहे हैं, ह्यूमन बींग के वर्ड्स यूज़ हो रहा है, मैन में यूज़ हो रहा है, वंस में यूज़ हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं, ठीक है। पर्सनल वोकेबलरी इस चीज़ को कहा जाता है कि वो आप वोकेबलरी जितनी से ज़्यादा हो सकते हैं वो सीखने की कोशिश करें, डिक्शनरी ओपन करें। हम लोग डिक्शनरी को छोड़ दिया हुआ है, हम लोग ये जब से हम टेक्नोलॉजी आई है ना तो हम लोगों को हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं ना
तो वो शॉर्टकट्स जो उनसे ना वो हम लोग ढूंढना स्टार्ट हो गए और हम बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो गए हैं। तो इस वजह से हम लोगों को वोकेबलरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, और कईयों के तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स इस चीज़ से भी है, क्योंकि इंटरेस्ट हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट के मुताबिक चलेंगे तो फिर हर चीज़ बेटर होती चली जाएगी। उसके बाद लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, जिसे कहते हैं ना बाइलिंगुअलिज्म, यानी कि 2 लैंग्वेजेस का सीखना ज़रूरी है। अगर हम लोग, मैं अपनी ही बात करती हूँ, इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, ठीक है, हम लोग पंजाब से हैं तो पंजाबी आती है, उर्दू है और इंग्लिश है, तो वो तो थोड़ा बहुत हम लोग कर ही लेते हैं, किस तरह भी करना हो तो हम लोग थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं उसका। तो यानी कि इनको सीखना चाहिए। अब अगर फर्दर अगर हम लोग कहीं और जाना, बाहर जाना है, तो इटली अगर सीखनी है, फ्रांस की नहीं, यानी कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखें। आप कैसे साथ क्या होता है कि आपको एक बहुत सारा जिसे कह सकते हैं आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आप बहुत सारा अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं कि हम अपनी सुपीरियॉरिटी ले आते हैं कि हम बेटर हैं, हम लोगों को कुछ नॉलेज है, हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी इसके अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है लिसन टू द म्यूज़िक। म्यूज़िक को सुने। वो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपसे ही मिलवाती है, आपको मूव करवाने में हेल्प करती है, आपको फिटनेस की तरफ लेकर जाती है, आपको एक्सरसाइजेस की तरफ लेकर जाती है, आपके इवन के देखें, आप इमेजिनेशन करते हैं कि वो वर्ड जो म्यूज़िक के अंदर जो वर्ड बोले जा रहे हैं, जो सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं, कि वो आपको इम्प्रूव करता है कि नहीं, वो आप इमेजिनेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, और आप फिर एक कोई पर्सन है तो उस पर्सन के बारे में आप सोचना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी हमारे किस में आ जाता है, लिसन द म्यूज़िक में। तो ये कॉग्निटिव स्किल्स को हमारे इम्प्रूव करने में हेल्प दे रही होती है। लर्निंग का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, पियानो है, गिटार है, जैसी जैसी जो चीज़ें हैं हमारे पास, तबला है, या जिस तरह के भी आप इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना एक फंक्शन है, अपनी अपना वे ऑफ प्लेइंग है। तो आप उनको वे ऑफ प्लेइंग को अडॉप्ट करें, उनको सीखें। ये आपको क्या करते हैं, आपके कॉग्निटिव स्किल्स को इन्हांस करती है, उसकी डेवलपमेंट करती है, उसकी वैल्यूएशन करती है, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करवाएं। ब्रेन को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना, ये जस्ट लाइक मशीन ही है, जितना ज़्यादा आप उसको इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा तेल डालते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर चीज़ें डालते रहेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें डालेंगे, पॉजिटिव चीज़ें डालेंगे, तो आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। आगे आ जाते हैं टेकिंग अप एंगेजिंग हॉबीज़। ऐसी ऐसी हॉबीज़ लें जो आपको आपकी मोटर स्किल्स को, यानी कि मूवमेंट की जो स्किल्स हैं, आपको जो ब्रेन है, आपको विजुलाइजिंग में हेल्प दे रही होगी, या जिस तरह भी आपके कह सकते हैं कि आप जितनी से ज़्यादा हॉबीज़ करना शुरू करेंगे, आप उतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेंगे। जैसे कि इसके अंदर कुछ इंक्लूडेड है, नीटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, डांसिंग है, या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसके अलावा भी और अगर आपको जिसमें चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसको परफॉर्म करें। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप फिज़िकली फ़िट रहने की कोशिश करती है, आपको फ़िट रहता है, आपके माइंड के अंदर जो ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को ना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, हर छोटे से छोटे हिस्से को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अगर आप एक्सरसाइजेस करेंगे, ऑक्सीजन हमारी इनटेक होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरनली जो हमारी एनर्जी है वो यूटिलाइज़ होती जाएगी, और फिर हमारा वर्किंग कंडीशन में आएगा सब के सब। उसके बाद आ जाते हैं डांसिंग में। डांसिंग भी एक ऐसी ही एक पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ही है। आप क्या करते हैं, म्यूज़िक को एक्सरसाइजेज के साथ कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको परफॉर्म करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी एक ब्रेन की ही एक कह लें कि एक स्किल है इसकी, तो आप ये इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है एंगेजिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स हैं, आप डिफरेंट स्पोर्ट्स परफॉर्म करते हैं, हर स्पोर्ट का एक अपनी अपनी होती है कि उसने किस तरह करना है, वो टास्क किस तरह परफॉर्म करना है, आप उसको फिज़िकली और मेंटली जो डिमांडिंग है उसकी, वो आप उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप अटेंशन करें। अगर कोई भी स्पोर्ट खेलनी होती है ना, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है, इसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने आज मैंने इस तरह जाना है, अगर पिच पे जाना है तो मुझे पता है कि सराउंडिंग में फील्डिंग किस तरह की है, किस पोजीशन में है, तो आपने बैटिंग किस तरह की करनी है, आपने सिक्स कहाँ पर लगाना है, यानी कि आप इमेजिनेशन प्लान कर रहे होते हो, ठीक है। बाकी हो या ना हो तो वो तो फिर बाद आपके एफर्ट की बात आ जाती है, ठीक है।
एक प्लानिंग करते हैं, फिर आपको उस वक्त आप एट द स्पॉट आप उसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं, और आप अपनी बॉडी को भी स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं, एनर्जी दे रहे होते हैं कि अगर आपने कुछ शॉट लगानी भी है तो उस वक्त आप अपने बॉडी को, अपने अपने हैंड्स को जहाँ पर बैठ होता है वहाँ पर बॉडी एनर्जी भेज रहे होते हैं, सो दैट कि वो मूव कर सके। ठीक है। प्रैक्टिसिंग टाई ची ये एक मूवमेंट है, ये एक सरले के एक्सरसाइजेज है बॉडी की, ये जापान की है, इन एरियाज़ की है मेनली। तो आप उससे भी परफॉर्म करने के जस्ट लाइक योगा, ठीक है। तो ये भी उसके अंदर आप जब परफॉर्म करते हैं तो आपके अंदर जो ऑक्सीजन होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन टूवर्ड ब्रेन ज़्यादा होगा तो आप ब्रेन भी काम ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर देता है। फिर उसके बाद जो एक और चीज़ आती है जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट इज़ द स्लीपिंग। हम लोगों की आजकल जो हैबिट बनी हुई है, हम लोग रातों को जाग रहे होते हैं और सुबह लेट उठ रहे होते हैं और फिर फटीक की तरफ जाते हैं, लेज़ीनेस की तरफ जा रहे होते हैं। तो एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स, 7 to 9 आवर्स बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप नींद अपनी लें, और आप ताकि आप अपने ब्रेन को उस वक्त तक रिलैक्स कर सकें, क्योंकि वो पूरे वक्त का, पूरे दिन का जो काम कर करके वो अपना काम कर करके थक जाता है, तो उसको रिलैक्सेशन के लिए उस वक्त भी वो सो नहीं रहा होता, दिमाग सोता थोड़ी ना है, तो वो दिमाग सो नहीं रहा होता, लेकिन उसको इतना हो जाता है कि वो रिलैक्स हो जाता है, और सुबह फिर आप अच्छे तरीके से एक नई एनर्जी के साथ, एक नई कॉग्निटिव स्किल्स के साथ, एक नए इम्प्रूवमेंट के साथ अब अपना वर्क परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। ये है मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सी यू सून इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।